Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. फर्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द मास्टर प्लान्स एंड द स्लेव्स। देखिए बात यहाँ पर क्या हो रही है। रिसेंटली जो अमिताभ कांत हैं, जो इंडिया के G20 के शेरपा हैं, उन्होंने जो रिसेंट अर्बन 20 सिटी शेरपास की जो मीटिंग हुई है, इसको यहाँ पर अटेंड किया है और उसको लेकर कुछ क्रूशियल आइडियाज़ हैं जो हम अर्बनाइजेशन के लिए या मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जो मास्टर प्लान्स की हम बात करते हैं, उस पर यहाँ पर इन्होंने कुछ सवाल भी उठाए और कुछ सजेशन भी दिए हैं। नाउ द क्वेश्चंस कम। पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मास्टर प्लान आखिर होता क्या है। देखिए, मास्टर प्लान कोई भी एक ऐसा प्लान हो सकता है जो अर्बनाइजेशन के लिए किया जा रहा है, अर्बन डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है, और एक ये लॉन्ग टर्म प्लान हो सकता है। फॉर एग्जांपल सेंटर, स्टेट और जो आपकी ULBs होती हैं, ठीक है, विच इज़ द अर्बन लोकल बॉडीज़। इस तरीके से एक मास्टर प्लान क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट करता है एक गवर्नेंस को, एक गवर्नमेंट को, कि वो किस तरीके से सेंटर्स के थ्रू स्टेट और स्टेट के थ्रू ULBs तक अर्बन लोकल डेवलपमेंट को किस तरीके से पहुंचा सकती है, क्या पॉलिसी होंगी, क्या डिस्कशन होंगे, क्या मैनेजमेंट होंगे, ये सारी चीज़ें जहां पर डिसाइड होंगी वही होता है एक मास्टर प्लान। दैट मीन्स एक प्लान्ड डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। नाउ व्हेन द क्वेश्चंस कम अबाउट द इंडियाज़ मास्टर प्लान, यहाँ पर कुछ हमें फ्लॉज देखने के लिए मिलते हैं। पहला फ्लॉ क्या देखने के लिए मिलता है कि जो मास्टर प्लान है वो एर्कियक कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स यहाँ पर अर्बनाइजेशन की हमें बात देखने के लिए ज़्यादा नहीं मिल पाती। जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो देखिए, हमेशा आपको याद रखना होगा, जब आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी तो आप सैनिटेशन की बात करेंगे, आप मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट की बात करेंगे और वाटर बॉडी को मैनेज करने की बात करेंगे। तो जब एक मास्टर प्लान यहाँ पर प्रिपेयर किया जा रहा है तो इट शुड बी लॉन्ग टर्म रादर देन कि ये एक शॉर्ट कमिंग हो बाय एनी लॉस। अब देखिए, अगर कोई भी जो डिसीजन है, वो कोई भी जो प्लानिंग है, वो अगर शॉर्ट टर्म या बाय लॉस की वजह से आ रही है तो वो एक शॉर्ट स्कीम का पार्ट हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, ना ही किसी भी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, देखिए दूसरा प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलता है यूजुअली मास्टर प्लान का, वो है सपाइटल प्लान या लैंड यूज़, लैंड का जो एलोकेशन होगा वो कैसे होगा, या जो डेवलपमेंट कंट्रोल होगा, कंट्रोल रेगुलेशंस होंगे, वो किस तरीके से देखे जाएंगे। थर्ड अगर हम बात करें तो यही विजन का जो कोर है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, कल्चर या जो प्रैक्टिसेस हैं जो ULBs को अडॉप्ट करनी है, कि एक इफ़ेक्टिव गवर्नेंस कैसी होगी, क्या यहाँ पर बिल्ड किया जाना चाहिए। ओके, एक जो शेप होगा, एजेंडा कैसा होगा, उसका रेगुलेशन क्या होगा, ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस क्या की जाएंगी। ओके, ये सारी चीज़ें, ये जो सारे आइडिया हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आप एक प्लानिंग कर रहे हैं, आपने प्लान किया कि हमें अपनी सिटी को डेवलप करना है। आपने बोला कुछ इस तरीके से आप सिटी को डेवलप करेंगे। देयर आर लाइक, इसको चारों तरफ से पार्क होंगे, यहाँ पर स्कूल्स होंगे, यहाँ पर कॉलेजेस होंगी, यहाँ दूसरी बिल्डिंग होंगी। अब इससे रिलेटेड सैनिटेशन प्रोग्राम क्या होना चाहिए, इससे रिलेटेड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, इससे रिलेटेड जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं वो क्या होनी चाहिए। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, इनका इम्प्लीकेशन कैसा होगा, क्या आगे फर्दर डेवलपमेंट की गुंजाइश हो सकती है या नहीं। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट है, स्पेस का यूज़ कैसे होगा, लैंड का यूज़ कैसे होगा, ये सारी चीज़ें भी कहाँ पर डिस्कस होती हैं, इन्हीं मास्टर प्लान में डिस्कस होती हैं। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर बन जाता है गवर्नमेंट का, जहाँ पर ये डिसाइड होता है कि शॉर्ट टर्म की जगह शॉर्ट टर्म गोल्स को रखते हुए एक बड़े गोल पर कैसे पहुँचना है। ओके, सो विच मीन्स व्हाट दे आर सेइंग हियर कि जो रिस्पॉन्सेज हैं, दे आर ऑफन ड्रिवन बाय द शॉर्ट टर्म गोल्स एंड पॉलिटिकल एक्सपेडिशंस, आइडियोलॉजी, अरेंजमेंट्स, जिसकी वजह से आपका जो लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता। चौथी बात ये बात कर रहे हैं कि एक जो स्टैट्यूटरी और सपाइटल नेचर है मास्टर प्लान का, वो कॉन्स्ट्रेन पोज कर देता है एक प्रोग्रामेटिक प्लान के लिए। स्पेशली जब हम बात करते हैं कि एक ऐसा प्लान जो प्रोटेक्शन करने वाला हो वाटर बॉडी के लिए, या वाटर बॉडी रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है, वहाँ पर आप देखिए नेगोशिएशन के चैलेंजेस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, एनक्रोचमेंट की प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिल जाती है। सो
जो इंस्ट्रूमेंट है मास्टर प्लान का, वो कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं हमारे, वो ऐसी चीज़ों की वजह से पीछे रह जाते हैं। लगभग 65% जो इंडिया के अर्बन सेटलमेंट हैं उनका कोई भी मास्टर प्लान नहीं है, और ये डेटा कौन दे रहा है? नीति आयोग। एक सडन एक डिसीजन ले लिया जाता है, एक लॉ लिया जाता है और कुछ भी डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाता है। रादर व्हाट शुड बी देयर शुड बी अ प्रॉपर मैनेजमेंट एंड प्रॉपर डेवलपमेंट। नाउ द क्वेश्चंस कम कि जब आपने बोला अर्बन 20, अब इस सेक्शन में हमें दो चीज़ें देखनी है। अर्बन 20 क्या होता है, चलिए समझते हैं अर्बन 20 को। देखिए, अर्बन 20 एक इंगेजमेंट ग्रुप है अंडर G20। पहली चीज़, जो अलग अलग सिटीज़ को क्लोज लाता है, अलग अलग सिटीज़ के शेरपास को, मेयर्स को, रिप्रेजेंटेटिव को, जो भी G20 की कंट्रीज़ हैं उन्हें यहाँ पर इसका पार्ट बनाता है, ताकि वो जो भी चैलेंजेस हैं उनको इन्फॉर्म कर सकें और उसके बारे में डिसीजन लिए जा सकें। सो ये जो U20 अर्बन 20 का कॉन्सेप्ट है, इनिशिएशन है, इसको 2017 में लिया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ मेयर ऑफ ब्यूनोस आयरेस एंड मेयर ऑफ पेरिस, एंड कन्विंस्ड बाय द C40 सिटीज़, जिनको हम क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप या C40 के नाम से भी जानते हैं, इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड सिटीज़ एंड द लोकल गवर्नमेंट UCLG। इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 12, 2017 में एट दी वन प्लैनेट समिट इन पेरिस। पहली चीज़ आप याद रखेंगे, ये सीख करता है डेवलपमेंट के लिए जो कलेक्टिव मैसेज है, क्या डिस्कशन होना चाहिए नेशनल लीडर्स के G20 के लिए, क्या अर्बन प्रॉस्पेक्ट होने चाहिए, उन सभी को बताने का काम कौन करता है? ये U20 करता है। U20 में कुछ प्रायोरिटी एरियाज़ को रखा गया है, जैसे वाटर सिक्योरिटी देना, क्लाइमेट फाइनेंस को मेंटेन करना, लेवरेजिंग लोकल पोटेंशियल एंड आइडेंटिटी, एनवायरनमेंट रिस्पॉन्स बिहेवियर को बढ़ाना, कैटलाइज करना डिजिटल अर्बन फीचर को। तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ पर बात की जाते हैं? G20 में, और उसी को लेकर आपने ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। चलिए बात की जा रही है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे के बारे में। देखिए, इसका लगभग 70% काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इंडिया, थाईलैंड और म्यांमार मिलकर 1400 किलोमीटर लंबा एक हाईवे यहाँ पर बना रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो साउथ ईस्ट एशिया है वो लैंड के माध्यम से जुड़ सकेगा, जिसकी वजह से ट्रेड, बिजनेस, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म जैसी बड़ी बड़ी चीज़ों में आपको ग्रोथ देखने मिलेगी। ये कनेक्ट करेगा किस किस को? मोरिया इन मणिपुर इन इंडिया विद द माई सॉट इन थाईलैंड वाया म्यांमार। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। देखिए, ये जो ट्राइलेटरल हाईवे है ये इंडिया के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है, पहली चीज़। ओके, अब इन सारे हाईवेज़ को कनेक्ट करके जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे वियतनाम, लाओस और बाकी की सारी कंट्रीज़, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ये सभी रोड के माध्यम से यहाँ पर क्या कर सकेंगी? ट्रैवल करेंगी। सो ये ट्राइलेटरल हाईवे एक पहला ऐसा प्रपोजल है जहाँ पर आपको ये एक 1400 किलोमीटर लंबा हाईवे देखने के लिए मिलेगा। इसको इंडिया की तरफ से आप देखेंगे तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम कर रहा है, और इसका जो इनॉग्रेशन था ये 2001 में हो चुका था। तो जैसा आप सभी को इंडिया का अगर मैप याद हो तो हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हेयर इज़ इंडिया, यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है म्यांमार, और यहाँ आपको देखने मिल जाता है थाईलैंड। तो यहाँ 3 सिटीज़, मोरई तमू, देन आपको मैंने बताया मोरई तमू के बाद ये आपको देखने मिलेगा माय सॉथ इन थाईलैंड यहाँ पर, और मणिपुर में ये मंडलाया, नापथ्याई, बागू जैसी जगह को कनेक्ट करते हुए आगे जाने वाला है। ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस की बात करें तो देखिए, ये ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट करने वाला है इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को। अपने आप में एक पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लैंड रूट से यहाँ पर ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने के बारे में बात कर रहा है। इम्पॉर्टेंस क्यों हो जाती है? देखिए, इसको यूजुअली
कंट्री के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखिए, इसी तरीके की बहुत सारे कनेक्टिविटी प्रोग्राम हैं जो इंडिया और दूसरी साउथ एशियन कंट्रीज़ कर रही हैं, जिसमें एक नाम आप याद रखेंगे, विच इज़ दी BCIM कॉरिडोर। आई एम टेलिंग यू द नेम सो दैट आप इनके बारे में भी पढ़ें। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार कॉरिडोर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल आपको देखने मिल चुका है। इसके अलावा KMMTTP, इट इज़ दी कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जो कि आशियान की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। लगभग एक सी रूट है 539 किलोमीटर्स का, जिसको वेस्ट बंगाल से लेकर आप देखेंगे मिज़ोरम, म्यांमार, इंडो म्यांमार बॉर्डर तक डेवलप करने की बात की जा रही है। इसी के अलावा मेकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, विच इज़ MIEC, इट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप समझ लेंगे कि किस तरीके से इंडिया कहीं ना कहीं चाइना या साउथ एशिया या फिर पैसिफिक ओशन में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड लेने के लिए क्या काम कर रहा है। देखिए, 3 साल के लगातार टसल के बाद पैगोंग लेक की जब हम बात करें तो बहुत सारे क्लैशेस हो रहे हैं इंडियन और चाइनीज़ फोर्स के बीच में। आप बात करेंगे गलवान के आसपास के क्षेत्र में, सांगसो के क्षेत्र में, तो यहाँ पर लगातार कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हमें देखने के लिए मिलता है। फाइनली इंडिया ने भी यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं वो पैगोंग लेक के पास बनाने की कोशिश करना शुरू कर दी है, ताकि वो चाइना के जो अटैक्स हैं इनको काउंटर कर पाए। देखिए, 3 years after the violent clash between Chinese force in Galwan followed by the tanks facing each other around the Pangsu Lake, लेक यहाँ पर आप देखेंगे लद्दाख का पार्ट हो जाती है, जो कि वेस्टर्न तिब्बतन का हिस्सा हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे वेस्टर्न तिब्बतन क्षेत्र का पार्ट हो जाता है। इंडिया भी अब अपना एक ब्लैक टॉप्ड रोड यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा है नदन बैंक में। कारण क्यों? ताकि जो चाइनीज़ है उनको यहाँ पर काउंटर किया जा सके। चाइनीज़ ने देखिए दूसरी साइड क्या किया हुआ है, उनका जो वर्क है वो लगातार बिल्कुल बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। इन्होंने रिसेंटली एक ब्रिज यहाँ पर बना के कंप्लीट कर लिया है सांगसू लेक के पास। इसी के अलावा आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ लगातार चलती जा रही हैं। चाइनीज़ जो एयर डिफेंस है वो यहाँ पर ईस्ट खुरनाक फोर्ट के पास लोकेटेड है। लगभग 22 किलोमीटर की जो एक टनल है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट की जा रही है। सो विद दैट आप देखेंगे बहुत ज़्यादा काम ये बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। इसी को लेकर जो BRO है और जो इंडिया की इंटेलिजेंस है उनका बोलना ये था कि हमें भी क्या करना चाहिए, इस तरीके के कंस्ट्रक्शन करना ज़रूरी है। हालांकि चाइना की अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही स्पीड में है ये काम करने के लिए, लेकिन इंडिया ने भी इस बार जो ब्लैक टॉप रोड है इसको फिंगर 4, अभी मैं आपको बताऊंगी ये फिंगर्स क्या है, ठीक है, जो कि हमारे साइड का पार्ट हो जाता है, इंडिया के साइड का पार्ट, इसे 2025 तक कंप्लीट करने के बारे में सोचा हुआ है। देखिए, कुछ इस तरीके से घटना को समझिए। इन्हें हमने अलग अलग जो पॉइंट्स हैं इन्हें हमने फिंगर का नाम दिया। ओके, यहाँ पर है आपकी पांगसू लेक। ऑल राइट, दिस इज़ योर LAC पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर आपको रजिंगला देखने के लिए मिल जाएगा। यहीं पर कुछ अलग अलग सेक्शंस है। ठीक है, दुआन सिंह पोस्ट 3, 4, 5, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फिंगर्स बोलते हैं। इस तरीके की जो 8 फिंगर्स हैं ये आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी। यहीं पर आप LAC के पास देखेंगे और तांगसू लेक से नीचे तो चाइना अपना रोड एरिया यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहा है। सो नाउ सांगसू लेक की बात करें तो याद रखिएगा तांगसू का लिटरली मतलब होता है कॉन्क्लेव लेक। तो सांगसू का मतलब है कॉन्क्लेव लद्दाखी में, सो का मतलब होता है लेक, तिब्बतन लैंग्वेज ग्रुप का पार्ट है, आपको ये बात पता होगी। लगभग 14,000 फीट की हाइट पर ये बनी है, 135 किलोमीटर लंबी है। कैसे बनी थी आपको पता है? जब तैतीस सागर का सिंक्लाइन होना शुरू हुआ था, तो तैतीस सागर के सिंक्लाइन या जियो सिंक्लाइन के दौरान ही जो फोल्ड्स पड़े थे उसके बाद इस सी का यहाँ पर निर्माण हुआ था। काराकोरम माउंटेन रेंज जो क्रॉस करती है तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया विद द हाइट ऑफ ओवर 6,000 मीटर इंक्लूडिंग K2, वर्ल्ड्स का जो सेकंड हाईएस्ट पीक है, वो भी एंड होता है नॉर्थ बैंक ऑफ सांगसू लेक। इट्स सदर्न बैंक टू हैज़ दी हाई ब्रोकन माउंटेन स्लोपिंग टुवर्ड दी सांगपुर लेक इन साउथ। लेक की अगर हम बात करें तो इट्स अ क्रिस्टल क्लियर
और ये ब्रैकिश वाटर है जिसकी वजह से इसको पीना असंभव हो जाता है। डिस्प्यूट क्यों है? देखिए, तांगसू लेक के पास बनी हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इंडिया और चाइनीज ट्रूप को सेपरेट करने का काम करती आ रही है 1962 से। दोनों साइड्स यहाँ पर चाइना बार बार इंट्रूड करता है और उसी की वजह से हमें प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। फिंगर्स क्या है? देखिए, इस लेक के जो माउंटेन स्पर्स हैं, जैसे चांगचिनो रेंज jutting down referring to as the finger. There are 8 of them in the contention here. India and China have different understanding of where the LAC passes through. इंडिया ने मेंटेन किया LAC को पास करना थ्रू फिंगर 8, which has been site of the final military post of the China, and this is the finger 8. India has been patrolling this area मोस्टली ऑन द फूड, बिकॉज ये जो एरिया है यहाँ पर व्हीकल्स लाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और इंडिया ट्रूप जो है वो 8th फिंगर तक यहाँ पर क्या करती है? अपना पेट्रोल करती है। बट इंडियन फोर्सेस हैव नॉट हैड एक्टिव कंट्रोल बियॉन्ड फिंगर 4। ये देखिए, और यहीं पर सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसके पहले का कंट्रोल तो इंडिया के पास है, लेकिन यहाँ पर कोई खास कंट्रोल देखने के लिए नहीं मिलता। वहीं अगर हम दूसरी तरफ चाइना की बात करें तो चाइना मानता है जो LAC है, इट पासिस थ्रू दी फिंगर 2। तो इसी कारण से ये पेट्रोल कर रहा है फ्रॉम 2, 3 and 4, और मोस्टली ये लाइट व्हीकल से यहाँ पर पेट्रोलिंग करता है। और यही जो पूरा मुद्दा है, यही है सांगपो लेक का मुद्दा। चाइना को सांगपो लेक क्यों चाहिए? देखिए, सांगपो स्ट्रैटेजिकली क्रूशियली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ से जो चुशुल वैली है, 1962 के वॉर के समय चुशुल वैली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है, आपको पता है। ये इससे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, जो कि एक बैटल फ्रंट रहा है इंडिया का। आपको मैं बता रही हूँ 1962 में चाइना बार बार चाहता है कि इंडिया इस रीजन का जो स्ट्रेटेजिक एडवांस है चुशुल वैली तक पहुंचने का, तांगसू लेक से, वो चाइना को मिल जाए। चाइना अब कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो LAC के आसपास कहीं भी डेवलप करे। सेम चाइना को इस बात का भी फियर है कि जो अक्साई चिन का एरिया है और जो लहासा खासगर हाईवे है, वहाँ पर इंडिया कहीं भी उसके आसपास देखने के लिए मिले, क्योंकि चाइना ने अक्साई चिन को कैप्चर किया हुआ है, आपको पता है। और इंडिया के इस तरीके के कंस्ट्रक्शन के कारण चाइना को डर है कि कहीं ना कहीं वापस इंडिया अपनी अथॉरिटी यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो ये था इस आर्टिकल में के बारे में। इससे रिलेटेड जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है जीनोम सीक्वेंसिंग स्क्रीनिंग की। देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग स्क्रीनिंग यहाँ पर बच्चों में की जाने वाली है, जिसकी वजह से एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगा, एक मैप मिल जाएगा कि क्या कंडीशन है। देखिए, न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो एक अलग अलग कंट्रीज़ में यहाँ पर क्वेश्चन का विषय बना रहता है, वो इंडिया में भी डिले हो गया है। देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग को यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई थी, बट जीनोम जो सीक्वेंसिंग है वो कैसी है किसी भी बच्चे में, क्या उसमें डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, और कैसे नियर फ्यूचर में हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें मदद मिलने वाली थी। देखिए, एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन कर लीजिए जहाँ पर एक इल न्यूबॉर्न ICU में है और एक बहुत इमीडिएट इफेक्टिव डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट उसे दिया जा सकता है, ताकि आगे आने वाली जो बीमारी है उससे उसे बताया जा सके। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो 6000 से भी ज़्यादा जेनेटिक डिसीजेज हैं जिन्हें आप बुलाते नहीं हैं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, सब करते हैं, बट दीज आर द जेनेटिक डिसऑर्डर डिसीजेज जो एक टाइम के बाद आपको अपने आप सफ़र करनी पड़ती है। नाउ व्हाट हैपन, अगर एक न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम यहाँ पर हो, जिसकी वजह से जब बच्चा पैदा होने वाला हो उसी के पहले बच्चे की क्या हेल्थ कंडीशन है, क्या डायग्नोशन है, एक अनफॉर्चुनेट कहीं डेथ तो नहीं हो जाएगी बच्चे की, क्या डिसीजेस से वो सफ़र कर रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में एक आइडिया लगाना ही आपको जीनोम सीक्वेंसिंग में पता चलेगा। वाई स्क्रीन हेल्दी बेबीज़, देखिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर किस बच्चे में क्या है ये आपको पता नहीं चलने वाले। इसी वजह से इस जो पूरे प्रोग्राम है इसको लेकर विषय आपको बार बार देखने के लिए मिलता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स एक ऐसा ग्रुप है
जहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, जो किसी भी तरीके की जो नॉर्मेलिटी है या जो जीन्स में जो ऑल्ट्रेशन है, वो आपको पेरेंट्स से बच्चे में देखने के लिए मिल जाएंगे. इट कुड बी इन एनी कंडीशन, म्यूटेशन हो सकता है या चेंज हो सकते हैं. इस तरीके के अलग अलग ग्रुप्स हैं जिसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है, ये डिसऑर्डर्स देखने के लिए मिलते हैं. इन डिसऑर्डर्स को या डिसीजेस को यूजुअली दो पार्ट में, एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर, लेट मी राइट द नेम, मेंडेलियन डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा गया है. ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट्स होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं, लाइक सेक्स लिंक डोमिनेंट, सेक्स लिंक रिसेसिव जैसी कंडीशन आपको देखने मिलेंगी. मेंडेलियन के कुछ अच्छे एग्जांपल जैसे मैं आपको दूं तो दैट इज सेक्स लिंक्ड हेमोफेलिया, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स लाइक सिस्टिक फाइब्रॉइड्स, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, ये सारी चीज़ें आपको किसका पार्ट देखने मिलेंगी, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का. दूसरे आपको देखने मिल जाते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जहाँ पे आप देखेंगे जो म्यूटेशन है क्रोमोसोम्स का, उनकी वजह से उनमें ऑल्ट्रेशन होना या मैल फंक्शन होने की वजह से ये डिसऑर्डर्स आपको देखने मिलेंगे. फॉर एग्जांपल्स डाउन सिंड्रोम, जिसमें आपको पता है 21 ट्राइसोमी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है. टर्नर सिंड्रोम, जहाँ पर एक्स क्रोमोसोम्स ही एब्सेंट हो जाते हैं, XO बन जाता है यहाँ पर. क्लिन्सफेल्टर सिंड्रोम, जहाँ पर जो एक एडिशन हो जाता है एक्स क्रोमोसोम का, XXY की सिचुएशन आपको देखने मिल जाती है. इसी के अलावा मल्टीफैक्टोरियल जेनेटिक इनहेरिटेंस डिसऑर्डर भी होते हैं. फॉर एग्जांपल हार्ट डिसीजेज, हाई ब्लड प्रेशर, एल्जाइमर्स, कैंसर, ऑर्थराइटिस. ये फोर्थ अगर आप बोलेंगे तो दोज आर दी माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीजेज या डिसऑर्डर्स. यहाँ पर जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वही अराइज होते हैं, लाइक लेबर्स हेरिडिटरी, मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, माइट्रोकॉन्ड्रियल एनसीफोलैथी, लैक्टिक एसिडोसिस. ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर देखने मिलेंगी, इस कंडीशन में देखने के लिए मिल जाती हैं. अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर पार्टनर, आई एम राइटिंग द P हियर. ये आपके यूजुअल जीन्स होंगे दोनों के. अब यहाँ पर कुछ ऑल्टर्ड जीन्स भी होंगे. होगा क्या, ऑल्टर्ड जीन्स यहाँ पर आ जाएंगे. चाइल्ड कंडीशन क्या होगी कि अगर ऑल्टर्ड जीन्स दोनों पेरेंट्स से मिल रहे हैं तो चाइल्ड हैज़ कंडीशन 1 in 4 चांस ऑफ 25%. दूसरा अगर हम बात करें उसे यूजुअल जीन मिल रहे हैं और अल्टर्ड जीन मिल रहे हैं तो चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं कि बच्चा यहाँ पर कैरियर होगा, उसमें इस तरीके की कंडीशन आपको देखने मिलेगी. फोर्थ इज़ द यूजुअल जीन, जहाँ पे बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं होता. एक में से 4 केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे वो आपको इस कंडीशन में दिखाई देगा. जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करें तो आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, स्पेशली व्हेन यू से द सिकल सेल एनीमिया. जेनेटिक डिसीज़ के बारे में बात करें, आप स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की बात करें, हीमोफीलिया की बात कर लें, सिस्टिक फाइब्रॉइड्स की बात कर लें, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की बात कर लें, दीज आर वेरी वेरी कॉमन नाउअडेज. नाउ द क्वेश्चंस कम, व्हाट इज जीनोम सीक्वेंसिंग. चलिए, जीन्स आपको क्लियर हो गए. देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म सभी का अपना एक स्पेशल जेनेटिक कोड होता है, एक जीनोम होता है जो कि न्यूक्लियोइड्स बेसिस पर होता है, जिसे हम एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन या ग्वानिन बोलते हैं. यही यूनिक डीऑक्सी बोन्यूक्लिक एसिड्स, जिन्हें हम DNA बोलते हैं, ये फिंगरप्रिंट होते हैं, एक पैटर्न होते हैं जिससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है जो बेस ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर सीक्वेंस कैसे होगा. दैट मीन्स एक ऑर्डर को डिटरमाइन करना, DNA के ऑर्डर को डिटरमाइन करना ही इज़ दी जीनोम सीक्वेंसिंग. होल जीनोम सीक्वेंसिंग एक वर्ड होता है जिसको लैबोरेटरी प्रोसीजर होता है जो डिटरमाइन करता है ऑर्डर, जो इस बेस पे ये जीनोम की सीक्वेंसिंग हुई है, इसी बेस पर जो जीनोम है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे प्रोसेस करेगा. बहुत अलग अलग मैथडोलॉजी होती हैं, DNA शेयरिंग, DNA बार कोडिंग, और इसी का एक पार्ट बन जाता है DNA सीक्वेंसिंग. एडवांसमेंट क्या है, देखिए, हाई रेजोल्यूशन कंडीशन प्रोवाइड करता है, आइडेंटिफाई कर देता है एक पोटेंशियल रिस्क क्या होते हैं उनको बता देता है.
ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो देयर इज़ बेसिकली डिफरेंस बिटवीन जीन एंड जीनोम। ये आप याद रखेंगे, जीन एक पार्ट है डीएनए मॉलिक्यूल का, जीनोम टोटल डीएनए जो है सेल्स में उन्हें बोला जाता है। जीन्स हेरिडेटरी एलिमेंट होते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, लेकिन जो सारे सेट्स होते हैं न्यूक्लियर डीएनए के वो जीनोम होते हैं। ओके, जीन्स की आप बात करेंगे तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को एनकोड करते हैं, जीनोम की बात करेंगे तो ये प्रोटीन और रेगुलेटरी जो प्रोटीन सिंथेसिस है दोनों को डिनोट करते हैं। वहीं अगर आप बात करेंगे तो वेरिएशंस ऑफ जीन्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जीन्स के अंदर, लेकिन जीनोम में आपको हॉरिजॉन्टल जीन देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी को लेकर इंडिया का भी एक प्रोजेक्ट है, देखिए, विच इज़ द इंडीजीन जीनोम प्रोजेक्ट। इंडीजीन इनिशिएटिव को अंडरटेक किया गया था CSIR के द्वारा 2019 में। जो इम्प्लीमेंट किया गया है, CSIR इसका इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, ये जीनोमिक इंटीग्रिटी। CSIR के अलावा आपको इंटीग्रेटिव बायोलॉजी विच इज़ IGIB दिल्ली, CSI सेंटर फॉर द सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, CCMB हैदराबाद भी इसका पार्ट देखने के लिए मिलेंगे। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है जेनेटिक एपिडोलॉजी को डेवलप करना, पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी को एप्लीकेशन को बढ़ाना और पॉपुलेशन जीनोम डेटा को यहाँ पर कलेक्ट करना। ये एनेबल करेगा एक ऐसा बेंचमार्क या स्केलेबिलिटी जहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग को यहाँ पर कंप्यूटेशनलाइज किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा और एक डेफिनेट टाइमलाइन के अंदर इसका एक ब्लूप्रिंट बनकर तैयार होगा, ताकि जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट है ह्यूमंस का, होल जीनोम सीक्वेंसिंग है, उसके लिए एक बायोमेडिकल साइंस के लिए एक डेटाबेस यहाँ पर तैयार करना। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को यहाँ पर लॉन्च किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ क्लियर्ड अ जीन मैपिंग प्रोजेक्ट, जिसे जीनोम इंडिया बोला गया है। ये बिल्ड करेगा एक ऐसे ग्रिड सिस्टम को जहाँ पर रेफरेंस जीनोम्स जो हैं उन्हें पूरा समझने की कोशिश की जाएगी। नेचर ऑफ डिसीज़ क्या है, ट्रेड्स क्या हैं, क्योंकि इंडिया की देखिए पॉपुलेशन डाइवर्स है, ऐसी कंडीशन में हमें बहुत बड़ा जीनोम डेटा बैंक यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। और यहीं पर इसी को लेकर सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एंड बेंगलुरु बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एक नोडल पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, जहाँ पर लगभग 20 इंस्टीट्यूट मिलकर जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट दी ऑस्मोसिस फ्लूइड ट्रांसफ़र। ऑस्मोसिस क्या होता है? ये एक पैसेज है वाटर का जहाँ पर डिफ्यूजनल जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम अ लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू यहाँ पर एक हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन में आपको जाते हुए दिखाई देंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स अलाउ करती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जो आयंस के होते हैं कि वो इसके थ्रू पास करे, और एक्ट करती है एज अ बैरियर फॉर द लार्जर मॉलिक्यूल फॉर द डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। व्हाट हैपेंड एज अ रिजल्ट? जो ऑस्मोसिस होता है ये सबसेट होता है डिफ्यूजन का थ्रू अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स। मोस्ट यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट सेल्स जो होते हैं उनको ऑस्मोसिस के थ्रू ही यहाँ पर ऑब्टेन किया जाता है। जैसे आपने ऑस्मोसिस पढ़ा है, इसी के साथ होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे आप आरओ बोलते हैं। ठीक है, आरओ क्या है? एक वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो रिमूव करती है लार्जर पार्टिकल्स को फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर बाय यूजिंग द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हो क्या रहा है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये आपको ऑस्मोसिस फ्लूइड ट्रांसफ़र की टेक्नोलॉजी यहाँ पर बताई जा रही है। ये आप इस इमेज को देखेंगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ऑस्मोसिस वापस से एक बार रिपीट करते हैं क्या है। यहाँ पे दो डिफरेंट डेंसिटी वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स वाली जो वाटर कंसिस्टेंसी है, जो लिक्विड है, उनके बीच में एक ट्रांसमिशन की जो प्रोसेस होती है इसे ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। यहाँ पर होता क्या है, मैंने आपको बताया, जो कम जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो रीजन या हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आपको देखने मिलेगा, जब तक कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल नहीं हो जाता मेम्ब्रेन्स के दोनों साइड में, इसे ही हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ओके,
अब देखिए, चाहे आप ओशन करंट की बात करें, सबटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, गैलेक्सीज़ की बात करें, सारी चीज़ जो भी आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर देखने के लिए मिल रही है, जिसमें भी मूवमेंट हो रहा है, इन सभी का अपना एक पर्पस है। एक टाइप ऑफ मूवमेंट यहाँ पर देखा गया है जो है ऑस्मोसिस, जहाँ पर फ्लूइड मूव करते हैं फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, जैसा मैंने आपको बताया जो ऑस्मोसिस में होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ये यहाँ पर मूव करते हैं। कैसे? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप एक वाटर को यहाँ पर फिल कर देंगे। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप एक कंटेनर को लीजिए और उसको शुगर के सॉल्यूशन से यहाँ पर भर दीजिए। दूसरी तरफ आप एक और जार लीजिए जिसमें डाइल्यूटेड शुगर सॉल्यूशन आप डाल दीजिए और एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स यहाँ पर बना दीजिए। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू द कंसनट्रेटेड वन, एक मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो यहाँ पर एक हिंड्रेंस का काम करेगा। ये जो ऑस्मोसिस है आपको पता होगा, यही ऑस्मोसिस कहा जाता है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, कई बार जो साइंस के पेज में आपको ये वर्ड्स जो देखने के लिए मिल जाते हैं ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी आप पढ़ते हैं कि भाई हो क्या रहा है, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है, तो चाहे ओशन करंट हो या कोई भी चीज़ हो वो इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस पर ही डिपेंडेंट है। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.